बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फ़िज़िक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एवन इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन आपके कोर्स में तो सतही बातें ही हैं, इसलिए आपके लेवल का ही ये लेक्चर होगा। लेकिन ये लेक्चर फिर भी थोड़ा सा लेंथी होगा। हम इसके आज एक ही लेक्चर में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉडर्न फ़िज़िक्स की इब्तदा ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन से होती है। साइंटिस्ट ने इसके ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उससे नई थ्योरीज आई और फिर मॉडर्न फ़िज़िक्स की इब्तदा हुई। दूसरा, आपको यहाँ से फ़ोटॉन का कंसेप्ट मिलेगा जो हमारे अगले टॉपिक्स में चलता चला जाएगा और आगे हमारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें भी फ़ोटॉन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। अगर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक सही से समझ लिया तो इस चैप्टर के नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से समझ आएंगे, जिनमें कॉम्पटन स्कैटरिंग है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ख़ास तौर पे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज की हमारी जो स्कीम ऑफ लेक्चर है वो कुछ इस तरह से होगी। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर इस तरह से देंगे, इस तरह से बनाएंगे कि और टॉपिक्स ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे और तरतीब के साथ इस तरह से होंगे कि आपका कंसेप्ट जो है ना बिल्डअप होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे रेडिएशन क्या होती है, इसको समझेंगे, थर्मल रेडिएशन को डिफ़ाइन करेंगे और इसको समझेंगे। फिर ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन करेंगे और परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है इसके बारे में बात होगी। इसके बाद जो है हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है उसको एक्सप्लेन करने में क्यों नाकाम हुई। और इनफैक्ट यहाँ पे ये भी हम बताएंगे कि क्लासिकल थ्योरी है क्या भला। इसके बाद हम जो डिफरेंट साइंटिस्ट का जो वर्क है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले रेले जीन्स लॉ है, इसको हम देखेंगे। इनका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल मॉडल है जिससे वो एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उसके बाद हम देखेंगे वीन्स लॉ को डिस्कस करेंगे और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है। और लास्ट में हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से ही असल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होता है, डिस्क्राइब हो जाता है। तो हम इसके ऊपर का थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इंपॉर्टेंस की भी डिस्कस करेंगे। और फोटॉन का कंसेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट होगा और फोटॉन का हम मोमेंटम भी यहीं पे ड्राइव करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिएशन क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी बॉडी से अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही हो तो उस एनर्जी रिलीज़ होने वाली एनर्जी को रेडिएशन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसको रेडिएशन कहेंगे। ये रेडिएशन जो है ये एनर्जी रिलीज़ कितनी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हो सकती है, पार्टिकल फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में हो सकती है और ग्रेविटेशनल फॉर्म में हो सकती है। तो सबसे पहले इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें रेडिएशन क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Radiation is emission or transmission of energy in the form of waves or particle through space or through a material medium। तो मटेरियल मीडियम से या स्पेस से अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो इसको हम रेडिएशन कहते हैं। और इसमें कितनी तरह की होगी, टाइप्स होंगी, वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाएंगी और ये क्या हो सकती हैं, रेडियो वेव हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, इंफ्रारेड विजिबल लाइट होगी, या उससे ऊपर चले जाएं तो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज हो सकती हैं। तो सूरज से निकलने वाली ये सारी रेडिएशन जो है ना वो होती सूरज से रिलीज़ होती हैं। जो माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड, हाँ यहाँ से आप कर लें, इंफ्रारेड विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज हो सकती हैं। किसी एंटीना से रिलीज़ होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं। जो आपके मोबाइल से जो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं जो कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन को, माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो वेव्स हो सकती हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, इसमें लाइट भी है, एक्सरेज भी हैं, गैमा रेज भी।
सेकंड पे है कि एनर्जी पार्टिकल की फॉर्म में रिलीज़ हो सकती है, उसको पार्टिकल रेडिएशंस कहेंगे, वो भी रेडिएशन होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। और ये पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल होंगे जो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, बीटा पार्टिकल जो हो सकते हैं जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये रिलीज़ होते हैं, प्रोटॉन रेडिएशंस हो सकती हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स रेडिएशंस हो सकती हैं। पार्टिकल ऑफ नॉन ज़ीरो रेस्ट एनर्जी। पार्टिकल रेडिएशंस जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें रिलीज़ हो सकती हैं या रेडियो एक्टिविटी के दौरान रिलीज़ होती हैं। तो सन से भी जो रिलीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं और पार्टिकल भी हैं। पार्टिकल रेडिएशन का ये है कि वो स्पेस से ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए जो स्पेस से ट्रैवल सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन की हैं वही ट्रैवल करके अर्थ तक पहुँच पाती हैं। इसके अलावा साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लिहाजा किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर साउंड रिलीज़ हो रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड अकॉस्टिक रिलीज़ हो रही है, तो ये भी रेडिएशन में आता है। इसको अकॉस्टिक रेडिएशन कह सकते हैं। अकॉस्टिक रेडिएशन में अल्ट्रासाउंड भी है, साउंड है और सेस्मिक वेव्स हैं डिपेंडेंट अपॉन फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम। को फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम कैसा है उसके हिसाब से रेडिएशन रिलीज़ होती हैं, अल्ट्रासाउंड या साउंड होगी या सेस्मिक वेव्स होंगी। चौथी जो है ग्रेविटेशनल रेडिएशंस हैं। इसकी अगर आपको समझना है तो टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल रेडिएशन that takes the form of gravitational wave or ripples in the curvature of space time। तो थ्योरी ये है कि जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम है और इसके अंदर जो रिपल्स पैदा होती हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती हैं। लिहाजा किसी भी ऑब्जेक्ट से जो ग्रेविटेशनल वेव रिलीज़ हो रही हैं तो उसको ग्रेविटेशनल रेडिएशन आप कह सकते हैं। आपको ये फोर्थ वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ये तीन जो है ना एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर इस तरह का कोई नोट आता है तो इसको समझ लें, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीटअप करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, फिर इसको आप जब छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में तो वो ठंडा होने लग जाता है। इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी और वो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है, यानी उससे रेडिएशंस निकलना शुरू हो गए। एनर्जी का रिलीज़ होना रेडिएशन कहलाता है। तो लिहाजा एक किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा हो उसको अगर आप रख देंगे तो वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो उससे रेडिएशंस निकलती हैं और एनवायरनमेंट के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब है वो रेडिएशन रिलीज़ कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उससे के बाद उससे जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और इनको थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। इसी तरह अगर आप एक आइस क्यूब अगर रख देते हैं तो ये आइस क्यूब फ्रिज से निकाल के जैसे आप रखेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाता है, अपना टेम्परेचर लूज़ करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनवायरनमेंट से रेडिएशन ले रहा है, यानी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो ये थर्मल रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ये थर्मल रेडिएशन को रिलीज़ कर रहा है चाय का कप। लेकिन हर ऑब्जेक्ट रिलीज़ भी कर रहा होता है एनर्जी और एब्ज़ॉर्ब भी कर रहा होता है। जो ऑब्जेक्ट जो है जिसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से ज़्यादा होगा उसका इनिशियली जो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो एब्ज़ॉर्ब रेडिएशन है वो कम होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो एब्ज़ॉर्ब वाली रेडिएशन है वो एब्ज़ॉर्ब रेडिएशन बढ़ती जाती हैं और रिलीज़ कम होती जाती हैं और इनफैक्ट ऐसा टाइम आता है कि उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के बराबर हो जाता है। तो उस वक्त जो है इनकी तादाद रेडिएशंस की क्वांटिटी जो है रिलीज्ड और एब्ज़ॉर्ब रेडिएशंस की बराबर हो जाती है और इस टाइम इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो आइस क्यूब के साथ भी ऐसा ही होता है कि इनिशियली ये ज़्यादा रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और कम रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन एनर्जी ये भी रिलीज़ करता है। इवन ये बर्फ़ की हालत में भी रेडिएशन को रिलीज़ करता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ये रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करता है। फिर ये चेंज होता रहता है, यानी एब्ज़ॉर्ब वाली रेडिएशन कम होती जाती है, रिलीज़ वाली बढ़ती जाती हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के या सराउंडिंग के बराबर हो जाता है, तो उस वक्त इसका टेम्परेचर उसके बाद नहीं बढ़ता, एक कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो तब इक्विलिब्रियम यानी थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। इसका एक और एविडेंस ये है कि आप किसी भी मेटल या लोहे को आप गर्म करना शुरू करें तो शुरू में
उसको वो आपको ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई देगा, नॉर्मल उसका कलर होगा। लेकिन आप उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जाते हैं तो वो रेड हो जाता है, और मज़ीद आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, और इस तरह उसका कलर चेंज होता जाता है। यानी वो एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है, और एनर्जी रेडिएशन का जो लैम्डा है या फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है और लैम्डा शार्ट होना शुरू हो जाता है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिलीज़ करता है। हमें आगे इसकी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। थर्मल रेडिएशन क्या होती हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट अप करें तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनको थर्मल रेडिएशन कहते हैं। इनको अगर आप लिखना चाहें तो वर्डिंग में इस तरह से लिख सकते हैं। When an object is heated, it releases electromagnetic energy to obtain the thermal equilibrium is called थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने तक जो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से बढ़ा दिया जाए तो वो थर्मल रेडिएशंस कहलाती हैं। यहाँ इस ऑब्जर्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि किसी मेटालिक पीस को या आयरन के पीस को जब आप हीटअप करते हैं तो इनिशियली वो रेड होता है। तो रेड का मतलब ये है कि रेड की जो रेड कलर की जो लैम्डा होता है वो हायर होता है, यानी लॉन्गर वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी लो है। तो इनिशियली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीटअप करते हैं, यानी टेम्परेचर ज़ाहिर कम है, तो लॉन्गर वेवलेंथ या लो फ्रिक्वेंसी रिलीज़ होती है। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं तो ये इसका कलर जो है रेड से ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज से येलो, फिर ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। यानी लो टेम्परेचर होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ होती हैं, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये रही। अगर आप सूरज की रोशनी को किसी प्रिज्म में से गुजारें तो आपको इस तरह का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ये रेनबो के कलर्स भी आप देख सकते हैं। तो इन कलर्स में आपको रेड से लेकर वायलेट तक सारे कलर्स मिलेंगे, बट इसमें ना तो वाइट कलर आपको मिलेगा और ना ब्लैक मिलेगा। एक्चुअली वाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है। वाइट जो है सारे कलर्स का मिक्सचर है। जब सबको मिक्स करके देखेंगे तो आपको वाइट नज़र आएगा, जिस तरह यहाँ पे ये प्रिज्म में पढ़ने से पहले आपको दिख रहा है ये वाइट है। और अगर सारे कलर को एब्ज़ॉर्ब हो जाएं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो ये सारे के सारे कलर्स एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो वो आपको ब्लैक दिखेगा। अगर जो भी कलर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर नज़र आता है, बेसिकली वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उस कलर की वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए आपको वो कलर दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखता है तो रेड इसलिए दिखेगा क्योंकि बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो जाएंगी और रेड रिफ्लेक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखेगा। इसी तरह येलो इसलिए येलो दिखेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो येलो दिखाई देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है, सारी रेडिएशंस को, तो वो वाइट नज़र आएगा, और अगर सबको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक नज़र आएगा। तो ब्लैक इज़ नॉट ए कलर, बेसिकली ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ रेडिएशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक बॉडी होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी ऑब्जेक्ट कोई रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे तो वो ब्लैक बॉडी कहलाता है। अब ये जो लाइट आ रही है सन से, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, ये थर्मल रेडिएशन से, क्योंकि सन जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, उसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिसकी वजह से उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ हो रही हैं, लिहाजा ये थर्मल रेडिएशंस हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट को, सन की लाइट को, सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लैक दिखेगा। लिहाजा कोई भी ऑब्जेक्ट जो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को वो ब्लैक होगा, और अगर वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करे या सारी की सारी पॉसिबल वेवलेंथ्स को इमिट करे तो वो आपको वाइट नज़र आएगा। इसके अलावा कुछ और ऑब्जर्वेशंस जो हमने नोट किए, इनको पॉइंट की सूरत में लिख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहला पॉइंट जो हमने नोट किया वो ये कि ऑल ऑब्जेक्ट्स रिलीज़ एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस। सेकंड है कि हॉटर देन इट्स सराउंडिंग कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो उसकी जो रेडिएशन एमिट हो रही है, एमिशन रेडिएशंस, वो ज़्यादा होंगी एब्जॉर्ब रेडिएशन से। थर्ड पॉइंट ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कूलर देन इट्स सराउंडिंग होगा तो उसकी एब्जॉर्ब रेडिएशन शुरू में ज़्यादा होंगी और एमिशन जो रेडिएशन है, एमिटेड रेडिएशंस, वो कम होंगी। फोर्थ पॉइंट ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो वो ब्लैक अपीयर होगा।
फिफ्थ पॉइंट ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सारी की सारी रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा हो तो वो आपको वाइट दिखेगा। सिक्स पॉइंट हमने ये नोट किया कि अगर टेम्परेचर लो हो ऑब्जेक्ट का तो लॉन्गर वेवलेंथ रिलीज़ होगी। जिस तरह के आपको मेटल पीस जो है शुरू में रेड दिखाई देता है, बाद में वो ऑरेंज और फिर येलो, इस तरह फिर ग्रीन होता है। तो शुरू में शॉर्टर वेवलेंथ यानी कम टेम्परेचर पे कम टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ्स रिलीज़ होती हैं और हाई टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, हाई टेम्परेचर पर शॉर्टर वेवलेंथ रिलीज़ होती हैं। शॉर्टर वेवलेंथ आपको दिखाई देती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप हीटअप करते हैं तो वो ऑल पॉसिबल रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, लेकिन आपको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जो नज़र आती है, शॉर्टर वेवलेंथ हो या लॉन्गर वेवलेंथ, ये डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर कितना है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो आपको नज़र आ रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। बट जो आपको अपीयर जो आपको दिखाई देता है वो लो टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ और हाई टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ दिखाई देती है रिलीज़ होते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से। जिस तरह के एक आयरन रॉड है, वो शुरू में रेड होता है, बाद में उसका कलर चेंज होता जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे वो ब्लैक बॉडी कहलाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि इसका कलर जो है ब्लैक हो, ये इवन जो आइस क्यूब है वो भी ब्लैक बॉडी है। हालांकि आइस क्यूब तो ट्रांसपेरेंट होता है, या इवन एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका कलर वाइट हो तो वो भी ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो भी रेडिएशन को कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा हो वो रेडिएशन रिलीज़ भी करता है, वो रेडिएशन एमिट भी करता है। तो हम समेत हमारे एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती हैं और रिलीज़ भी करती हैं, लेकिन वो रिलीज़ जो करती हैं नज़र इसलिए नहीं आती, हर चीज़ हमें ग्लो होती नज़र नहीं आती, लेकिन वो एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है। उसकी वजह यह है कि उनका जो लैम्डा होता है या फ्रिक्वेंसी होती है वो किस रीजन में होती है, इंफ्रारेड रीजन में। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस को हमारी आँख ही नहीं डिटेक्ट कर पाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी है ही नहीं, रेडिएशंस हैं नहीं। तो रेडिएशंस मौजूद हैं, हर ऑब्जेक्ट रिलीज़ कर रहा है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमें हमारी आँखों में इतनी कुव्वत नहीं है कि उनको देख सकें। हमें इससे ऊपर वाली जो रेड लाइट है, ये लेड रेडिएशंस है, वो हमें नज़र आती हैं, इससे नीचे वाली नज़र नहीं आती। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में अगर एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि हमें दिखाई दे। अगर लो टेम्परेचर होगा तो उसका जो लैम्डा होगा, लैम्डा मैक्स, वो लॉन्गर वेवलेंथ होगी, इंफ्रारेड रीजन में होगी, इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो क्या उसको वाइट कलर अगर आप उसको ब्लैक पेंट कर दें, तो ब्लैक पेंट करने से क्या होता है, ब्लैक पेंट करने से ये होगा कि वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर जाता है। तो अगर आप किसी भी वुडन हो या मेटालिक पीस हो, इस तरह का एक ब्लॉक हो, तो उसको आप ब्लैक कलर कर दें। ये ब्लैक तो वैसे नहीं है, लेकिन हमने चलें फ़र्ज इसको ऊपर ब्लैक कर देते हैं। तो आप ब्लैक इसको कर दें तो ये क्या होगा, एक ब्लैक बॉडी बन जाएगा, ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, बट ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है उसकी जो एमिसिविटी होती है या एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर 1 होती है, यानी यूनिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या मेटालिक पीस का, जिस तरह की ये ब्लॉक है, इसको हम अगर ब्लैक कलर कर दें तो इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है इसकी एब्जॉर्प्शन पावर 0.9 तक पहुँच जाए, 0.99 तक पहुँच जाए, लेकिन ये कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि ये आइडियल ब्लैक बॉडी कभी भी नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि आप इसके ऊपर ब्लैक पेंट तो कर देंगे, लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। उसके हिसाब से, लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो आप जितना भी पेंट कर दें उसमें कोई ना कोई जगह खाली रह जाएगी जहाँ से जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। अगर इसको आप ब्लैक कलर कर भी दें, बहुत अच्छा कलर भी कर दें, थिक भी कर दें, जैसा भी कर दें, तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगा, जो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके। स्टूडेंट्स, किरचॉफ के मुताबिक एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर हो तो वो परफेक्ट रेडिएटर भी होगा,
यानी एक ऑब्जेक्ट जो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे वो हीट अप करने से ऑल पॉसिबल वेवलेंथ को रिलीज़ भी करेगा। तो दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो। तो फिज़िक्स के रिसर्चर एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो रेप्लिकेट कर देती है ब्लैक बॉडी को, और इसको कैविटी रेडिएटर कहते हैं। ये एक मेटालिक पीस होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली है और हॉलो है, बिल्कुल गोल होगा अंदर से, और अंदर से इसको ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, लेकिन इसके फ्रंट से एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है। बाकी ये सारा क्या होगा, क्लोज होगा, हॉलो शेप है, और इसके साइज़ के मुकाबले में इसके फ्रंट से बहुत एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है। तो ये तकरीबन इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो यूनिटी के करीब करीब ही होती है। तो इसको परफेक्ट रेडिएटर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के करीब तरीन ही समझा जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसमें किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसके अंदर गुजारते हैं सुराख के अंदर से, तो वो लाइट जो है कभी भी बाहर नहीं आ सकती, वो रेडिएशन कभी भी बाहर नहीं आती, अंदर ही इसके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो होता ये है कि इसके अंदर जो सरफेस है उससे टकराने के बाद टकराती रहती हैं और अपनी जो एम्पलीट्यूड है उनका रिड्यूस होता जाता है, इंटेंसिटी उनकी कम होती जाती है, और करते करते वो डाई ऑफ हो जाती हैं। तो कोई भी आप रेडिएशन इसके अंदर अगर आप फेंकते हैं तो वो बाहर नहीं आ सकती, इसके अंदर कैद हो जाती हैं। तो इसलिए कैविटी रेडिएटर को परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसिडर किया जाता है, ऑलमोस्ट यानी तकरीबन परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसिडर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ हमने पहले बताया कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो परफेक्ट रेडिएटर भी होगा। तो इसलिए अगर आप कैविटी रेडिएटर को जब आप हीट अप करेंगे तो इसके फ्रंट पे जो सुराख है ये आपको यहाँ से आपको रेडिएशंस निकलती हुई दिखाई देंगी, और ऑल पॉसिबल रेडिएशंस इससे यहाँ से रिलीज़ होंगी। तो अगर आप इसको हीट अप करेंगे तो जो कैविटी रेडिएटर होगा उसका जो फ्रंट जो सुराख है ये आपको शुरू में रेड नज़र आएगा, और टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेड से ये कलर चेंज करके ऑरेंज की तरफ जाएगा, ऑरेंज से ये येलो की तरफ, और इसी तरह शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करता जाएगा। तो इस तरह से इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, इसको हीटअप करके इसकी इस रेडिएशन को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, और उसका लैम्डा, उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी फाइंड की जा सकती है। यहाँ दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं ये कैविटी रेडिएटर है। तो ये ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स यहाँ ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, जबकि जब इसको आप हीटअप करते हैं तो हीटअप टेम्परेचर इसका बढ़ने के बाद यहाँ से ये ऑल पॉसिबल वेवलेंथ रिलीज़ करता है। लेकिन ये जो रेडिएशन यहाँ से एमिट होती हैं ये होती हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। तो लिख लें, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन। परफेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन पावर होगी वो यूनिटी के बराबर होती है। एब्जॉर्प्शन पावर इज़ इक्वल टू यूनिटी। तीसरी बात जो हमने यहाँ पे नोट की वो है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को जब आप हीटअप कर दी जाए तो ये ऑल पॉसिबल वेवलेंथ इमिट करती है, रिलीजेस ऑल पॉसिबल रेडिएशंस व्हेन हीटेड। नेक्स्ट कम्स द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। थर्मल रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है सबसे पहले जो है ऑब्ज़र्व की, जो नोट की वो लूमर और प्रिंगशलम ने की। इन्होंने कैविटी रेडिएटर को यूज़ किया और इसको हीटअप किया डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, और यहाँ से रिलीज़ होने वाली जो रेडिएशन थी उसको एक रेडियोमीटर के साथ ऑब्ज़र्व किया और उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी फाइंड की और उनको प्लॉट करते गए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का प्लॉट जो है कुछ इस तरह से मिला। हर टेम्परेचर के ऊपर इस तरह की एक कर्व आ रही थी, और इस कर्व में पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जिस तरह की ये एक कर्व है, दिस कर्व कोरिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर दिखा हुआ है 4000 केल्विन। तो 4000 केल्विन के लिए ये वाली कर्व है। तो हर कर्व में एक पीक है, और तो ये पीक किसको कोरिस्पॉन्ड करती है, यानी लैम्डा मैक्स को, लैम्डा मैक्स। यहाँ एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और ये डोमिनेंट है, ये आपको नज़र आएगी। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप की एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसका, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, या लैम्डा मैक्स जो है जिसका ज़्यादा है। तो लैम्डा मैक्स ज़्यादा का मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो आपको डोमिनेट नज़र आएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं
तो उसका लैम्डा मैक्स चेंज हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, आपको यूँ नज़र आएगी। तो यानी वो कलर यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स मौजूद हैं, यानी जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उससे ऑल पॉसिबल वेवलेंथ रिलीज़ हो रही हैं। यानी ये लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं, इस तरफ ये वेवलेंथ है और यहाँ पे इंटेंसिटी है। तो लॉन्गर वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम है और ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये लैम्डा मैक्स जो है, यानी एक जो लैम्डा मैक्स जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और उससे शॉर्टर वेवलेंथ जो है उनकी इंटेंसिटी फिर गिरना शुरू हो जाती है। यानी इस स्पेक्ट्रम के अंदर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स मौजूद है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसका लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा होता है, यानी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ पीक इस तरह से आपको ऑब्ज़र्व होगी। एक तो क्या होगा कि जो ये कर्व है इसका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है तो वो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी एनर्जी रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं इतनी ही ज़्यादा उसे एनर्जी रेडिएट होगी। और लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे शॉर्टर वेवलेंथ जो है लैम्डा मैक्स से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो रेडिएशंस जो हैं उनकी इंटेंसिटी जो है कम होती जाती है। और इससे अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चलते जाते हैं तो तब भी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती है। लेकिन हर वेवलेंथ के लिए ये कर्व डिफरेंट है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह हर टेम्परेचर के साथ एक कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो आपको हर टेम्परेचर के ऊपर दिखाई देगी। आप इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसको आप और क्लियर देख सकते हैं। 2000 केल्विन के ऊपर लैम्डा मैक्स ये रहा और इसी तरह 3000 केल्विन के ऊपर ये, और 4000 केल्विन के ऊपर आप रेड में एंटर हो जाते हैं, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये जो कैविटी रेडिएटर है इसका जो सुराख है आपको जो 4000 केल्विन के ऊपर रेड दिखना शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी अगर आप इसको 5000 केल्विन करते हैं तो ये आपको येलो दिखेगा। चलें स्टूडेंट्स, अभी हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हमने ज़बानी डिस्कस कर लिया। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, ख़ास चीज़ें हमने नोट की और इसके बाद हम इसकी तरफ मूव करेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी है इसको कैसे फेल होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन पहले इसका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने नोट किया है वो ये है कि इंटेंसिटी वेरीज़ विद टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर आप चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ देखें किसी भी फ्रिक्वेंसी को अगर आप उसको टारगेट करें या लैम्डा मैक्स को टारगेट कर लेते हैं तो जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लैम्डा मैक्स चेंज हो रहा है। आप किसी भी फ्रिक्वेंसी को देखें, ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है तो उसकी इंटेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी हो रही है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फंक्शन ऑफ टी, यानी आप टेम्परेचर आप चेंज करते जाते हैं तो क्या होता है वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको किसी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्लेस किया जा सकता है जो हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे ट्रेंड से ये पता चल रहा है। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरी टेम्परेचर वैल्यू हैज़ कोरिस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स, तो हर टेम्परेचर के ऊपर एक लैम्डा मैक्स मौजूद है। ये लैम्डा मैक्स है, ये आप देखें डॉट जो है लैम्डा मैक्स को शो कर रहा है। तो लैम्डा मैक्स का मतलब लैम्डा मैक्सिमम नहीं है बल्कि उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आपको किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उसका आपको उसकी इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये देखें ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक और ट्रेंड हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि लैम्डा मैक्स जो है वो लैम्डा मैक्स की इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही सिर्फ, बल्कि वो शिफ्ट भी हो रही है। और किस तरफ शिफ्ट हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। पहले लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेव था, टेम्परेचर अप टू 2000 केल्विन से 3000 कर दिया तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर गया। और 4000 कर दें तो मज़ीद शॉर्टर, तो आप इंफ्रारेड से रेड रीजन में आ गए।
विजिबल रीजन, ये वाला सारा विजिबल रीजन है। तो ये जो खाली है ये इनविजिबल है। अल्ट्रावायलेट इनवायलेट से ऊपर वाला भी आपको रीजन नज़र नहीं आता। तो टेम्परेचर आप 4000 केल्विन करते हैं तो आपको रेड लाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी कैविटी रेडिएटर से निकलती हुई। और आप इसको अगर 5000 केल्विन करेंगे तो वो जो डॉट है जो आपको पहले रेड दिख रहा था वो अब हो जाएगा येलो कलर। तो किस तरफ मूव कर रहा है लैम्डा मैक्स, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहा है। तो एक दूसरा ट्रेंड हमारा ये है। और फिर ये भी स्टूडेंट्स आपने नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा मैक्स से शॉर्टर वेवलेंथ जो है उनकी भी इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, और लैम्डा मैक्स जो है उससे लॉन्गर वेवलेंथ्स जितनी भी हैं उनकी इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो रही है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो लैम्डा मैक्स ही है उसकी वेवलेंथ्स उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, बाकी सब फ्रीक्वेंसीज की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इस तरह से आपको ये ट्रेंड ये जो है इसका कर्व जो है इस तरह से दिखती है। स्टूडेंट्स पांचवी ऑब्जर्वेशन ये कि जो लैम्डा मैक्स का जो शिफ्ट है ये वीन्स ने डिस्कवर किया था और एक लॉ प्रपोज किया था। तो लैम्डा मैक्स जो है वीन्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो अब वीन्स लॉ क्या है इसको हम देख लेते हैं। लैम्डा मैक्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसको अगर हम कांस्टेंट से इसको हम इक्वलिटी में चेंज कर दें तो लैम्डा मैक्स इज़ इक्वल टू के अपॉन टी या 1/t कर दें। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ इक्वल टू के। ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू है 2k इज़ इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये क्या है जी, मीटर केल्विन इसका यूनिट है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़े मज़े का फार्मूला है जो कि वीन्स लॉ जिसे कहते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप किया है तो अगर आपको उसका कलर मिल जाए तो उस कलर की आप वेवलेंथ निकालें और कांस्टेंट पुट करें तो टेम्परेचर आपको नज़र आ जाएगा। तो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं या सन है तो सन आपको येलो दिखता है तो येलो का लैम्डा आप निकालें, यहाँ पुट करें और केल्विन ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पुट करें तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो डिफरेंट स्टार्स के जो हैं आप देखें उसका जो भी रोशनी है उसका जो कलर आपको नज़र आ रहा है या लैम्डा मैक्स आप लैम्डा उसका निकाल लें तो इस फार्मूले में पुट करने से उसका टेम्परेचर आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इंतई खूबसूरत ये फार्मूला है, बड़ा ज़बरदस्त कि आप इतनी दूर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप बता सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको टेम्परेचर बता दिया जाए तो आप उसके कोरिस्पोंडिंग लैम्डा मैक्स बता सकते हैं कि इसका कितना कलर जो है अपीयर होगा, कौन सा कलर अपीयर होगा। आखिरी ऑब्जर्वेशन जो है, आखिरी जो इसका ट्रेंड ये है कि आप यहाँ देखें कि इस कर्व के नीचे जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व जो है ये टोटल एनर्जी है। जितना इसके अंदर इस कर्व के नीचे एरिया आ रहा है वो एनर्जी रेडिएटेड है। तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है। ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो है पर सेकंड पर केल्विन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस एनर्जी के अंदर, एनर्जी रेडिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इवन ये देखें कि 5000 केल्विन पे इस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो रैपिड चेंज है इसके अंदर एनर्जी रेडिएशन के अंदर विद टेम्परेचर के अंदर थोड़े सा चेंज लाते हैं तो एनर्जी रेडिएटेड जो है वो उसके अंदर ज़्यादा चेंज आता है। तो इसको भी एक साइंटिस्ट ने इसका मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया, वो हम आगे पढ़ेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, हम नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये जो स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई और बहुत बड़ा फेलियर था क्लासिकल थ्योरी का कि इस रेडिएशन पैटर्न को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। स्टूडेंट्स अगर रिसर्चर्स को किसी भी फिनोमेना की फ़िज़िक्स का पता चल जाए तो वो उसका मैथमेटिकल मॉडल आसानी से बना लेते हैं। फिर वो मैथमेटिकली आप उसको अगर कर्व को ड्रा करें तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। अगर इसका फ़िज़िक्स
का सही पता चल जाए इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल जो होगा वो सर्च ढूंढ लिया जाएगा। तो उसको जब आप प्लाट करेंगे तो उसका एग्जैक्ट जो है कर्व फिटिंग होगी, यानी इसी तरह की होगी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी जो है उसके मुताबिक जितने भी प्रपोज किए गए थे मैथमेटिकल मॉडल, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, इस कर्व को नहीं एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी थी क्या, क्या कंसिडरेशन थी उसकी, और फिर हम देखेंगे कि फेल कैसे हुई इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलीज़ होने वाली जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल होती हैं और ये कंटिन्यूस वेव कंसिडर की जाती थी। तो अगर कंटिन्यू वेव्स हैं तो इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ द वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड। तो अगर ये वेव है, जो रेडिएशंस निकल रही हैं, इसको हम परफेक्ट वेव कंसिडर करें, तो इनकी इंटेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीटअप करते हैं तो उससे जो रिलीज़ होने वाली अब जो रेडिएशंस हैं, या कैविटी रेडिएटर को जब हम हीटअप करेंगे तो उससे निकलने वाली रेडिएशन जो है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाना चाहिए विद द राइजिंग टेम्परेचर। तो फ़र्ज़ करें कि टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T1 है, तो इस टेम्परेचर T1 के ऊपर लैम्डा मैक्स क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक यहाँ लैम्डा मैक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लैम्डा मैक्स वो आखिरी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जो इससे रिलीज़ हो रही है, इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे वाली हो सकती हैं, वो रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड के साथ वो रिलीज़ हो रही होंगी। तो इसलिए एक फ्रिक्वेंसी जो लैम्डा मैक्स है वो हाई इंटेंसिटी की रिलीज़ हो रही होगी। लेकिन आप टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा, लैम्डा मैक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन लैम्डा मैक्स से ऊपर कोई, यानी टेम्परेचर T2 के ऊपर ये कर्व बनेगी। तो लैम्डा मैक्स यहाँ पे रिलीज़ होगी, लेकिन लैम्डा मैक्स से ऊपर वाली कोई रेडिएशन नहीं होगी, नीचे वाली हो सकती हैं। तो इसी तरह टेम्परेचर के बढ़ाने से ये कर्व अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऐसे शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाना चाहिए। तो हर टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ये एम्पलीट्यूड बढ़ता जाना चाहिए। तो ये आपके पास जो कर्व है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर हम क्लासिकल थ्योरी को कंसिडर करें तो इस तरह का इसका बिहेवियर होना चाहिए। तो ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये लैम्डा मैक्स है और उससे ऊपर वाली रेडिएशन, यानी उससे शॉर्टर वेवलेंथ का भी रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। उससे लॉन्गर एम्पलीट्यूड भी उससे लॉन्गर लैम्डा की भी वेवलेंथ की भी जो रेडिएशन है वो एग्जिस्ट करती हैं, बट रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड के साथ, रिड्यूसिंग इंटेंसिटी के साथ। तो अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये पूरी कर्व जो है चेंज हो जाती है ऐसे, और डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जिस तरह हमने पहले देखा ऐसे जो कर्व जो है वो चेंज हो रही हैं। तो हर कर्व जो है डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, और हर टेम्परेचर के लिए लैम्डा मैक्स डिफरेंट है, और इनफैक्ट पूरी कर्व डिफरेंट है, और ये इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग इंटेंसिटी है, और लैम्डा मैक्स भी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी तो इसका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, हर टेम्परेचर की इस तरह से कर्व बन रही है। तो ये इसको क्लासिकल थ्योरी के से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, और ये बहुत बड़ा फेल्यूर था क्लासिकल थ्योरी का इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ये क्लासिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन किया तो नहीं कर सके। जिनमें सबसे पहले है रेले जीन्स लॉ है, फिर वीन्स फार्मूला है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है। तो इनके मुताबिक जो है इन्होंने कोशिश की, बट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सके। इनका जो मैथमेटिकल मॉडल था वो एक्सपेरिमेंटल जो है डेटा को, एक्सपेरिमेंटल कर्व को फिट नहीं हो सका, उसकी ट्रेसिंग नहीं हो सकी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है सक्सेसफुल थ्योरी थी जिसने कंप्लीट जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ जो है ना उसकी कर्व फिटिंग होगी। इसके प्लांक्स क्वांटम मैक्सवेल प्लांक का जो फार्मूला, तो प्रोपोज्ड फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला जो था वो उसने इसको कम्प्लीटली ओबे किया।
तो प्लांक्स का बेसिकली मैक्सवेल प्लांक ने थ्योरी प्रपोज की थी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी थ्योरी क्या है, और यही थ्योरी जो बेस बनी मॉडर्न फिज़िक्स की। तो मॉडर्न फिज़िक्स को मॉडर्न फिज़िक्स जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस तरह से एक्सप्लेन करती है, ये हम प्लांक्स की थ्योरी के साथ ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये तीनों की तीनों जो है साइंटिस्ट हैं, इनका वर्क डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट यू नो कि वो फेल हो गए इसको एक्सप्लेन करने में। स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए रेले जीन्स ने ये बताया कि कैविटी रेडिएटर के अंदर एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और ट्रांसमिट होती है, उसके अंदर बैक एंड फोर्थ और स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। मोरओवर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज़ करते हुए उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल इसका प्रपोज किया। तो रेले जीन्स ने ये फार्मूला प्रपोज किया था EY = 8 π/KT/λ4। इसको अगर प्लॉट करें तो इस तरह की कर्व मिलती है, ये रेले जीन्स लॉ है, और अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह के लैम्डा मैक्स से लॉन्गर वेव, लैम्डा मैक्स से आगे देखें तो ये बिल्कुल इसको तकरीबन ये ओबे कर रहा है। तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ये ला तो ओबे कर रहा था, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ की इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी। स्टूडेंट्स, वीन ने थर्मोडायनामिक कंसिडरेशंस को यूज़ किया और एक मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया, और उस मैथमेटिकल मॉडल का अगर प्लॉट किया जाए तो इस तरह से मिलता है, यूँ उसका कर्व बनती है। तो ये शॉर्टर वेवलेंथ के साथ यहाँ कोइंसाइड हो रहा था, बट लॉन्गर वेवलेंथ के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा था। जिस तरह रेले जीन्स का हमने देखा था कि वो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ कोइंसाइड हो रहा था, लेकिन शॉर्टर के साथ जाके सेपरेट हो जाता था। तो वीन्स का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो कुछ शॉर्टर वेवलेंथ के साथ कोइंसाइड कर रहा था। तो वो फार्मूला क्या है ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये फार्मूला है वीन्स फार्मूला या वीन्स लॉ है, जिसकी यहाँ पे ये कर्व ड्रा की गई है। तो ये है C1 λ⁵ यहाँ पे C1 और C2 जो हैं दो कांस्टेंट्स हैं, और K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T केल्विन टेम्परेचर है, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है। तो इसको प्लॉट करें तो इस तरह से मिलता है, लेकिन ये भी 100% इसकी कर्व फिटिंग नहीं है, लिहाजा ये भी वीन्स फार्मूला भी फेल हो गया एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्रूव करने के लिए। स्टेफन बोल्ट्जमैन ने ये कर्व फिटिंग के बजाय इस हर कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त था। तो ये लॉ क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, और इसको आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट K लगाना पड़ेगा T⁴, और यहाँ पे K सिग्मा के बराबर है, E = सिग्मा T⁴। तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी रेडिएटेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि टेम्परेचर 2000 केल्विन से 3000 पे जाते हैं, तो ये अच्छी खासी अमाउंट जो है एनर्जी की बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 4000 केल्विन के ऊपर मज़ीद, और इसी तरह 5000 केल्विन के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि कोई भी स्टार जो है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वो जल्दी डाई ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो हमारा जो सन है वो उसका कलर येलो नज़र आता है, तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन है। तो इस वजह से हम जो सन है उसका जो एनर्जी रेडिएटेड है वो स्टार्स के मुकाबले में कम है, जिनकी ब्लू लाइट या अल्ट्रा वायलेट या वायलेट लाइट जो है ना एमिट कर रहे हैं। तो जो स्टार जो हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो है ना लाइफ जो है कम है एज़ कम्पेयर टू उन स्टार्स के जो कम एनर्जी रेडिएट करें या जिनका टेम्परेचर कम है। तो सिग्मा जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो 1900 में मैक्सवेल प्लांक्स ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो है
अगर उस मैक्सवेल प्लांक ने जो फार्मूला लेमडा ई लेमडा का जो फार्मूला प्रपोज़ किया था, उसको अगर आप प्लॉट करें तो वो 100% जो है उसकी कर्व फिटिंग आपको मिलती है एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ। वो कोइंसाइड कर जाता है, पूरी की पूरी इसकी जो कर्व है सबको एक्सप्लेन कर लेता है। तो सबसे पहले देखें कि इसकी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये है क्या चीज़। तो मैक्सवेल प्लांक ने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज़ होती है, वो कंटिन्यू वेव नहीं है बल्कि पैकेट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और इन पैकेट्स को कहते हैं क्वांटा। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी फ्रिक्वेंसी के। कोई भी कलर है, जितना उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इतनी ही उस रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो E इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट H बनता है, तो HF। तो ये HF जो एनर्जी है इसकी मल्टीपल, इसका एग्जैक्ट मल्टीपल एनर्जी रिलीज़ होती है किसी भी एटम से। तो कंटिन्यू वेव एनर्जी रिलीज़ नहीं होती कंटिन्यूसली, बल्कि पैकेट की फॉर्म में है, और वो पैकेट्स क्या हैं, E इज़ इक्वल टू या तो H न्यू होगा, या 2H न्यू होगा, या 3H न्यू। तो जनरली हम लिखते हैं तो NH न्यू, इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, तो यूँ लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे F लिखा है तो बोल न्यू रहे, तो इससे न्यू बोल रहे हैं तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, न्यू भी फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं, बट यहाँ पे F लिखा है, चले हम इसके बाद F ही प्रोनाउंस करेंगे। तो HF, तो कहीं कोई भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो इस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स रिलीज़ होगी, और उस पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी, NHF, वेयर N इज़ एनी इंटीजर 1 2 3 4 5, और H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जबकि F जो है फ्रिक्वेंसी है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो मैक्सवेल प्लांक्स ने कैविटी रेडिएटर से रिलीज़ होने वाली एनर्जी के स्पेक्ट्रम को किस तरह से एक्सप्लेन किया, उसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। कैविटी रेडिएटर के अंदर, कैविटी रेडिएटर इस तरह से कैविटी रेडिएटर है, उसके अंदर उसकी जो वाल्स के जो एटम्स हैं, हर एटम एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। तो ईच एटम इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। कौन सा एटम, जो कैविटी की वाल्स के एटम्स हैं, तो हर एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा है, और हर ऑसिलेटर एनर्जी रेडिएट भी कर सकता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ये एनर्जी रेडिएटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी हो सकती है, इसको हम देखते हैं। तो हर एटम जो कैविटी रेडिएटर की सरफेस के अंदर इंटरनल वाल के ऊपर जो एटम है वो कितनी एनर्जी रिलीज़ कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है, वो है E इज़ इक्वल टू NHF, यानी HF का एग्जैक्ट मल्टीपल, यानी HF 2HF 3HF 4HF या NHF एनर्जी रिलीज़ भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, लेकिन इसके दरमियान वाली कोई एनर्जी ना रिलीज़ कर सकता है बल्कि और ना ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एनर्जी जो है रिलीज़ और एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। थर्ड पॉइंट, एन ऑसिलेटर डज नॉट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो एनर्जी कंटिन्यूसली, ये ऊपर वही बात रिपीट हो चुकी है। तो कोई भी ऑसिलेटर जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं कर सकता, बल्कि क्वांटा यानी डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है। और जब तक चौथा पॉइंट ये है कि जब तक कोई भी ऑसिलेटर अपनी क्वांटाइज स्टेट में कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हुए, इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए, जो मैक्सवेल प्लांक ने मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया था वो यूँ है। तो अपनी अजम्पशंस की बेस पर मैक्सवेल प्लांक ने जो मॉडल प्रपोज किया वो ये रहा। अगर इसको आप प्लॉट करते हैं तो ये एग्जैक्टली पूरी की पूरी जो कर्व है, एंटायर कर्व किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए उसको ये मैप कर देता है। कर्व फिटिंग आपको यहाँ मिल जाती है। लिहाजा जो मैक्सवेल प्लांक्स की थ्योरी है वो सक्सेसफुली उसने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो राइज हुआ कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो उसका जो बिहेवियर है वो पार्टिकल बिहेवियर है। और इसी तरह लाइट जो है पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव भी बिहेव करती है। लाइट की डुअल नेचर है, वेव
पार्टिकल डुअलिटी इसे कहते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी तो वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, यानी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इस फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम लेमडा को उसका किसी भी फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे, करने के हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो है किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रिलीज़ होंगे। तो ये लेमडा मैक्स फ़र्ज़ करें, ये लेमडा मैक्स है, तो लेमडा मैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन सबसे ज़्यादा हैं और बाकी इससे लॉन्गर वेवलेंथ और इससे शॉर्टर वेवलेंथ के जो फोटॉन्स हैं उनकी तादाद कम है, लिहाजा आपको लेमडा मैक्स जो है वो नज़र आती है। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या थर्मल रेडिएशंस को अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर तो फोटॉन जो है वो यानी लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेव करती है, तो पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल का तो मोमेंटम होता है, तो फिर फोटॉन का भी मोमेंटम होना चाहिए। अगर फोटॉन एक पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम होना चाहिए। तो उसका मोमेंटम सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी E इज़ इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी किसके बराबर है, E इज़ इक्वल टू h न्यू के बराबर है या hf के बराबर है, इसको hf कर देते हैं, hf mc² इज़ इक्वल टू hf, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे अगर आप इस c को mc इस कर दें, इसको mc अपॉन h इज़ इक्वल टू hf अपॉन c, तो c को इस तरफ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन गया mc। तो mc यानी mv क्या होता है, p मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं p के साथ, तो p इज़ इक्वल टू hf अपॉन c। तो किसी भी फोटॉन का मोमेंटम अगर फाइंड करना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स फ्रीक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास उसका मोमेंटम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी, इसको मज़ीद चेंज करते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा हमारे पास होता है, तो लेमडा की टर्म में लिख सकते हैं हम इस फार्मूले को। तो v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पे क्या है, v किसके बराबर है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो इसके बराबर है। तो f किसके बराबर होगा, f इज़ इक्वल टू c अपॉन लेमडा। इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो ये बन जाएगा c अपॉन h c अपॉन लेमडा c। तो यहाँ से c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम किसके बराबर हो गया, h अपॉन लेमडा। तो किसी भी फोटॉन का अगर आप मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर उसका लेमडा डिवाइड कर दें, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको डिवाइड कर दें प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर, जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा फोटॉन का मोमेंटम। आखिर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस है वो उसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है बर्थ ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ मॉडर्न फिज़िक्स की इब्तिदा हुई किस तरह से कि जब साइंटिस्ट ने ये देखा क्लासिकल थ्योरी में लाइट को एज ए वेव डील किया जाता था, लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल रिलीज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, या थर्मल रेडिएशंस या लाइट जो भी कह लें, तो ये वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल बिहेव करती है। तो इसके बाद जो है साइंटिस्ट ने मज़ीद इसके ऊपर काम किया और मुख्तलिफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो थी वो इसकी बेस पे एक्सप्लेन की, लेकिन तकरीबन यहाँ से मॉडर्न फिज़िक्स की इब्तिदा हुई और थ्योरी से थ्योरी कनेक्ट होती गई, तो हमारे पास अभी मॉडर्न फिज़िक्स की सूरत में डिफरेंट थ्योरीज़ मौजूद हैं।
जो उन फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन कर देती हैं, उनकी फ़िज़िक्स बता देती हैं जिनको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इनमें आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आइंस्टाइन ने मैक्सवेल प्लांक की जो थ्योरी थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसको यूज़ करते हुए फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी टॉपिक हमारे कोर्स में मौजूद है, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और कंसेप्ट यही होगा कि जो लाइट को एज ए पार्टिकल डील किया जाएगा तो तभी ही ये एक्सप्लेन हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इस तरह स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है सिर्फ उस सूरत में कि आप लाइट को पार्टिकल डील करते हैं तब। तो लाइट जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन इस तरह से ही हो सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में जाता है और हायर ऑर्बिट से जंप करके जब नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, या उसका एग्जैक्ट मल्टीपल आती है। तो क्वांटा की फॉर्म में या डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एटम से रिलीज़ होती है जिसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। और एक्सरे स्कैटरिंग जिसको कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट हमारे ये टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के। तो इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बेसिक थ्योरी वही है कि लाइट को हम एज ए पार्टिकल डील करेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जिसके ज़्यादा होंगे जिस फ्रीक्वेंसी के, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसी कंसेप्ट को लेकर आगे चलेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन इसके साथ ही हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।